तो देखने में लास्ट टॉपिक देखना बच्चे। हमारे ग्राफ हो गए थे। ग्राफ वाला पार्ट कर लिया था ना हम लोगों ने। सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हुआ था। सेल्फ इंडक्शन नहीं हुआ था ना। अगला टॉपिक देखेंगे जरा इसमें। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर ईएमआई में सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जनरेट करते हैं ईएमएफ को या करंट को बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है और उससे जो करंट बनता है उसे इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था भाई? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली। ये क्या फॉर्मूला जाता था? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। पॉजिटिव फ्लक्स हो सकता था, नेगेटिव फ्लक्स हो सकता था और जीरो फ्लक्स हो सकता था। उसके बाद इसका यूनिट पढ़ लिया, ऐसा यूनिट पढ़ लिया, ये सब छोटी छोटी बातें हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन में किया। फिर उसके बाद अगला पार्ट इसमें हमने पढ़ा फेरेडेज के लॉस। फेरेडे के फर्स्ट लॉ में उसने क्या बोला था कि जब तक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और कब तक होती रहेगी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सेकेंड लॉ में उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा होता है कि ईएमएफ हमेशा फ्लक्स को क्या कर रहा होता है? अपोज कर रहा होता है। जितना फ्लक्स बढ़ेगा ईएमएफ उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स जितना कम होगा ईएमएफ उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। दिस इज द मेथड जो हमें नॉर्मली चीज देखनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें लेंजेस लॉ पढ़ा। लेंजेस लॉ आपको बताता है कि किसी की भी पोलैरिटी इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि वो हमेशा अपने प्रोडक्शन को क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है। ये सब चीजें कुछ पढ़ी हमने। उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े जिससे हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड्स क्या थे? ईएमएफ इंड्यूस होने का बेसिक कॉज क्या था? चेंज इन फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी तभी तक आपका प्रोसेस रन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट उसमें से क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इस बात को पढ़ने के लिए उसने हमें तीन मेथड्स बताए। हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ऐसा किया, हमने क्या किया? एरिया को चेंज करके किया, हमने ओरिएंटेशन को चेंज करके फ्लक्स को चेंज किया। ये कुछ मेथड्स हमने यूज किए जो दो रिकॉर्डिंग्स के अंदर हम लोगों ने अपनी चीजों को कवर कर लिया था। अब तीसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था बेटा कि मेरे पास एक कॉइल था। मैंने टॉपिक का नाम बोला टॉपिक नेम इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। क्या बोला बेटा? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है मेरे पास। सेल्फ इंडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं ईएमएफ इंड्यूस करूंगा। किसमें? अभी तक अपने पास ये तीन मेथड्स थे बेटा। अभी तक अपने पास क्या थे? वी हैव ओनली थ्री मेथड जिससे हम क्या कर सकते थे? इस काम को कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल लिया आपने, एक बैटरी लगाई, एक की लगाया। ठीक है। ये इंडक्टेंस होती है एल। इसकी बात अभी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं आप? यहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा? एक क्या लगा दिया? रियोस्टेट लगा दिया। एक क्या लगा दिया? रियोस्टेट लगा दिया, जो वेरिएबल रजिस्टर का काम करेगा, जो करंट को वेरी करने के लिए काम करेगा आपके पास। क्या यहाँ पे कोई करंट पास ऑन होगा? क्या इसमें कोई करंट पास ऑन हुआ? क्योंकि की क्या है? ओपन है। अब जैसे ही आपने इसे प्रेस किया बेटा, प्रेस किया तो सर्किट हो गया कंप्लीट। करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही इसे रिलीज करेंगे करंट क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ये बात क्लियर है बेटा? हमने प्रेस किया, करंट आया, और रिलीज किया तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि इसने क्या किया? मोमेंटरली डिफ्लेक्शन दिया। मोमेंटरली डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा टाइम डिफ्लेक्शन दिया, फिर अपने कम्स टू जीरो। डिफ्लेक्शन दिया एंड देन कम्स टू जीरो। तो अपने आप से तो कोई चीज कम्स टू जीरो नहीं हो सकती।
और डिफ्लेक्शन कहाँ से आया? बोला जब करंट पढ़ा, करंट बना रिलीज करने पे, तब तो चलो समझ आया मुझे कि करंट था, आपने प्रेस किया सर्किट को, सर्किट कंप्लीट हुआ और ये काम हो गया और उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन जब उसे रिलीज किया गया तब तो करंट जीरो हो गया था, तब डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? जब तक नहीं था तब तक तो कोई इश्यू नहीं था। चलिए ठीक है भाई, करंट पास हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया, तो आपने बोला ना देयर इज अ करंट, जो इसने डिफ्लेक्शन में हमें क्या किया, सपोर्ट किया। लेकिन दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब आपने जब उसे रिलीज कर दिया स्विच को, तब क्या हुआ, और तब ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपके पास फ्लक्स चेंज हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें। तो इसने क्या बोला कि जब आप इसे प्रेस करते हो, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूं, मैंने माना कि आपने 4 एम्पियर का करंट इसमें प्रोड्यूस किया। कितना करंट आया इसमें? 4 एम्पियर। तो करंट कहां गया? 0 to 4 एम्पियर। इज इट ओके बेटा? करंट कैसा था? 0 to 4 एम्पियर। तो एक बात बताइए, जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो क्या ये 4 एम्पियर इमीडिएटली चला गया? इट टेक्स टाइम टू मैक्सिमम, यानी जीरो से मैक्सिमम होने में, जीरो टू मैक्स होने में इट टेक्स टाइम। ये बात याद रहेगी बेटा, जीरो टू मैक्स होने में इट टेक्स टाइम, जीरो टू मैक्स होने में इट टेक्स टाइम। अपने आप से तो नहीं हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। और जब तक वो मैक्सिमम नहीं हुआ, हर टाइम पे आपका करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर टाइम पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट मीन्स जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं, व्हेन यू आर रिलीजिंग द स्विच, क्या वो 4 से 0 मैक्स टू जीरो, यानी मैक्स टू जीरो, क्या एकदम से मैक्स टू जीरो हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू जीरो। और जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक हर टाइम पे आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हर टाइम पे ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया, इसी कॉइल में हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट को चेंज करके इसमें क्या किया? ईएमएफ को इंड्यूस किया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। जैसे सेल्फ सर्विस होती है ना, इसी के कारण क्या होता है, जैसे आप कभी कभार देखते हैं स्विच को प्रेस इन प्रेस आउट, प्रेस इन प्रेस आउट करते हैं तो उसमें स्पार्क आता है। वो स्पार्क किसके कारण आता है? इसी इलेक्ट्रिक के लिए। इसी को कहीं कहीं पे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। इसका बहुत इंपॉर्टेंस था एसी और डीसी को सेपरेटली पढ़ने के लिए, क्योंकि एसी और डीसी में इंडक्टर जब यूज होना चालू हो जाता है तो दोनों के नेचर्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस तक उसके नेचर्स सेम थे, तब तक इतना इश्यू नहीं था। यानी यहां से एक प्रोसेस आया, एक थॉट प्रोसेस आया, जिससे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि इसने अपने नेचर को क्या किया? चेंज किया। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि मेरा जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई, यानी जितना स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज होगा उतना मेरा फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। जितना मेरा करंट चेंज होगा बेटा, जितना करंट इंक्रीज करेगा उतना फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और जितना करंट डिक्रीज करेगा उतना फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का सन हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एल आई। दिस इज कॉल्ड एल आई, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। ये याद रहेगा। E is equals to minus d phi by dt as per Faraday's second law। तो ये क्या आया बेटा? E is equals to minus n d by dt as it is। इसको क्या लिखा बेटा? Li। L क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट हुआ बाहर, ये क्या आया बेटा? माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी ईएमएफ इंड्यूस का एक फॉर्मूला आपके पास और आया, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करना है जरा इसमें।
डन बच्चों। अब इसमें ना दो पार्ट्स आते हैं डायरेक्शन के, जो आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्शन के लिए क्या कहता है, अपने पास एक कॉइल है यार, दो डायरेक्शंस के पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। दो कॉइल्स लिए आपने, इसमें करंट का सोर्स कुछ भी हो सकता था, बैटरी वगैरह से आपने इसको करंट को इंड्यूस करवाया। ठीक। मैंने माना इसमें जो करंट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। और इसमें माना मेरा करंट कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग। मेरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसा है, डिक्रीजिंग, और इसमें मेरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसा है, इंक्रीजिंग। इज इट ओके बेटा? इसमें मेरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसा था, इंक्रीजिंग, और उसमें कैसा था, डिक्रीजिंग। तो दोनों में करंट इंक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा होगा, हर टाइम पे करंट चेंज हो रहा होगा। और हर टाइम पे अगर करंट चेंज हो रहा होगा तो एज पर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो इंड्यूस होगा बेटा। और अगर मेरा सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी उसमें इंड्यूस होगा। इसमें कोई दिक्कत बेटा? ये बात यहां तक क्लियर है? बोला करंट डिक्रीजिंग तो यानी कांस्टेंट तो नहीं है, हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। जब तक वो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा तब तक मेरा फ्लक्स चेंज होता रहेगा। यानी ये क्या चाहेगा, ये जो ईएमएफ है ये क्या चाहेगा, ये जीरो से मैक्सिमम ना हो और मैक्सिमम से जीरो भी ना हो। ये क्या चाहेगा कि अगर ये 0 एम्पियर से 4 एम्पियर तक पहुंच गया तो उसका मतलब क्या होगा, 4 एम्पियर पे पहुंचते ही करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये क्या चाहेगा कि वो 4 ना हो, दे ट्राई टू बी कि वो 4 ना हो। और जब आप उसे रिलीज करेंगे तो वो 4 से 0 होगा। तो ये क्या चाहेगा कि वो 0 भी ना हो, क्योंकि 0 होते के साथ फिर से करंट चेंज होना क्या हो जाएगा, टाइम के साथ बंद। और फ्लक्स चेंज होना क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन बताइए, अगर मेरा करंट इंक्रीजिंग है तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ये क्या चाह रहा होगा कि वो 4 एम्पियर ना हो। जितना टाइम लगाएगा 4 एम्पियर होने में उतने टाइम तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और उतने टाइम तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। ऐसे ही बेटा ये क्या चाहता है कि ये जीरो ना हो, जीरो ना हो तो ये कहां जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका करंट डिक्रीज हो रहा है उसे क्या करना चालू कर देगा, सपोर्ट करना चालू कर देगा कि ये जीरो ना हो, उसको सपोर्ट करेगा कि लड़ाई जल्दी खत्म ना हो। ठीक है? अगर आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई कंट्री है लड़ाई कर रही है, उसे पता है कि 2 दिन का वेपन है उसके पास, कि 2 दिन 4 दिन लड़ाई कर सकता है। तो अगर पीछे से कोई सप्लाई करता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। तो ये वो अगर जो चाहेगा कि लड़ाई खत्म ना हो वो क्या करेगा, उसे बीच बीच में वेपन सप्लाई करता रहेगा और लड़ाई करवाता रहेगा। लेकिन अगर वो चाहेगा लड़ाई खत्म करना, क्या जैसे उसके पास वेपन्स खत्म हो जाएंगे वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा बेटा। उसके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं तो हाथों से तो नहीं लड़ेगा, तो वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। तो ये क्या चाहता है, ना ये सरेंडर करे, यानी ना तो लड़ाई रुके और ना लड़ाई जीते, कि अगर वो जीत गया तो भी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये क्या चाहता है कि दोनों बीच में लड़ते रहें, और जब तक लड़ते रहेंगे अप एंड डाउन होता रहेगा तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। इसी एल को हम क्या कहते हैं, यानी यहां से हमारे पास फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज आए बेटा, फाइव इज इक्वल्स टू एल आई। ओके बच्चे, एक क्या आया, फाइव इज इक्वल्स टू एल आई, और एक क्या आया बेटा, इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो ये क्या बता रहा है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, कि ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दे ट्राई टू बी के डी आई बाई डी टी मैक्सिमम भी ना हो और मिनिमम भी ना हो। ठीक है? अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इस एल को क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और क्या बोला जाता है कहीं कहीं पे, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोल देते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है? अब उसके बाद क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस पे, इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट होता है हेनरी, कैपिटल एच। ठीक है बेटा? उसके बाद एक आ जाता है इसकी क्वांटिटी, ये क्या होती है, तो याद रखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा?
एक चीज और आ जाएगी इसके साथ, अपने पास क्या क्वेश्चन बनता है, डायमेंशन फॉर्मूला का। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों से निकाल सकते थे, सबसे आसान तरीका कौन सा है बेटा, L = 5/I। और फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या था बेटा, एनर्जी बाय करंट। तो एनर्जी बाय करंट यानी ML2T-2A-1। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, फ्लक्स के लिए Li। ठीक है, और L के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स बाय I। फ्लक्स के लिए क्या आया बेटा, ML2T-2, दैट इज एनर्जी। और करंट क्या था, अपॉन में एम्पेयर हो गया, और इसके लिए एम्पेयर। तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास, दिस इज ML2T-2A-2। ठीक है बेटा, फटाफट से राइट डाउन करें पिछली वाली स्लाइड पे। ये हो गई थी। मनीष, डन बच्चों। डन बेटा, क्लियर है। अब जरा डेफिनेशन लिखें, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन। लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच, it is the property of a coil due to which, it is the property of a coil due to which the coil opposes any change, it is the property of a coil due to which the coil opposes any change, the coil opposes any change in the strength of current, the coil opposes any change in the strength of current flowing through it. It is the property of a coil due to which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it. The coil opposes any change in the strength of the current flowing through it, by inducing an EMF in itself, by inducing an EMF in itself, by inducing an EMF in itself. लिख लिया बेटा, it is the property of a coil due to which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself. ब्रैकेट में लिखना, it is also known as inertia of electricity.
इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्पार्किंग होती है ना स्विचेस वगैरह में बेटा, वो इसी के कारण होती है, इसी इनर्शिया इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होती है कि स्पार्क कहाँ से आया, ये इसके कारण आया। ठीक है बेटा। अब इसमें लिखना नेम द फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स। ये एल के बारे में अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना, कि हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट, डेफिनेशन, सब कुछ हमें पता चल गया। नेम द फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है ये बताएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा? तीन चीजों पे। किस किस पे? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और तीसरा टर्म क्या था अपने पास? नेचर ऑफ मटेरियल। क्या मटेरियल वो कॉज कर रहा है, किस पे वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमारे पास जरूरी थी। तो इसने बोला कि ये तो बता दिया आपने डिपेंडेंसी इस तरह से है, लेकिन डिपेंडेंसी किस तरह से है, कैसे है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसने अभी कुछ भी, इस फॉर्मूला को देख के तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, और इस फॉर्मूला को देख के तो हमें एरिया का पता भी नहीं चल रहा कि फ्लक्स इज इक्वल टू, यानी अभी तक हमने फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज पढ़े बेटा। हमने पढ़ा फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, और हमने पढ़ा माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी हमने सिर्फ इन दो बातों के बारे में पढ़ा, तीसरी कोई चीज पढ़ी ही नहीं। अब तीसरी कोई चीज पढ़ी नहीं, दैट मीन्स यार कि इससे हम कैसे जज कर पाए? अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर या एरिया के ऊपर, आदर्श पता है मेरी मदर एक्सपायर हो गए हैं, और तब भी मैं क्लास ले रहा हूं आज। तो इसलिए नहीं ले रहा हूं बेटा कि आप इस तरीके से सोचें। मैं वही कह रहा हूं ना आपको कि मैं अगर इस सिचुएशन में भी क्लास ले रहा हूं ना, तो किस लिए ले रहा हूं? सिर्फ तुम लोगों के लिए ले रहा हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, कि तुम्हारे पेपर्स हैं। एटलीस्ट मेरे को ये तो नहीं बोलना पड़े तुम लोगों के, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। फिफ्थ को मेरी मदर एक्सपायर हो गए हैं, मैं वहां उसके बाद भी 4 दिन के बाद आके तुम्हारी यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि तुम्हारा लॉस ना हो। तो यहां से अपने पास कहीं से भी नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, एरिया के बारे में, या किसी के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि टेंथ में जैसे आपको बोला जाता था, यहाँ का इंट्रोडक्शन पार्ट टेंथ में आया था, अगर आपको याद हो, सोलोनॉइड के अंदर आपने एक आयरन रॉड को रैपअप करके डाला था, इसे रैपअप किया और इसके अंदर डाला आपने, और आपसे बोला गया कि भाई इससे स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्यों बढ़ गया? तो आपने बोला कि रॉड क्या होती थी? दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या करता है, इसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी उसको अपने अंदर से पास ऑन करता था, और उसके कारण क्या होता था? इनसाइड अ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती थी? कांस्टेंट। ये फील्ड लाइंस कैसी जाती थी बेटा? पैरेलल जाती थी, इक्वी डिस्टेंस पे जाती थी, और क्या मान के चलते थे हम कि जब ये फेरोमैग्नेटिक है, सब इसमें से आ जाएगा, तो आउटसाइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड, अपना आउटसाइड दी सोलेनोइड, अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो जब इस पार्ट को पढ़ना चाहा, तो हमें ये देखा कि इस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंसी कैसी है, एरिया पे डिपेंडेंसी कैसी है, और सबसे जरूरी बात ये एल के लिए, कि ये एल कैसे फाइंड किया जाए। ये तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन चीजों में मेरे को ये पता चला कि वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। मुझे पता चला वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मुझे पता चला वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो मटेरियल की डिपेंडेंसी तो चलो मुझे पता चले कि मटेरियल टू मटेरियल, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल की डिपेंडेंसी के लिए भी तो कुछ फॉर्मूला चाहिए। इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया। जैसे हमने डिटेलिंग पढ़ी, आपने देखा टेंथ क्लास में आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई। तो इसने थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बताई कि रेजिस्टिविटी एल ए पे क्या वेरिएशंस कर रहा था। इसको एडवांस वर्जन हमने क्लास 12th में पढ़ा, टेम्परेचर के साथ वेरिएट करके, कि टेम्परेचर के साथ इसका क्या वेरिएशन रहने वाला है, या इसके साथ रेजिस्टिविटी के साथ क्या वेरिएशन रहने वाला है, मटेरियल टू मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या वेरिएशंस रहने वाले हैं। तो वैसे ही इसको अब आपने पढ़ना है कि इस एल के बारे में एक जनरल फॉर्मूला ईएमएफ के रिस्पेक्ट में आ गया, फ्लक्स के रिस्पेक्ट में आ गया,
बट इस कांस्टेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग आपको पढ़ना था। अभी तक क्या हो रहा था कि जो कांस्टेंट आते थे वो क्या होते थे, एक फिक्स्ड वैल्यू कैरी करते थे, जैसे कि अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो उसके बारे में उसने हमें बता दिया था कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी नहीं करेगा, किसी मीडियम में डालेंगे तब वेरिएशन नहीं करेगा। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आया तो उसने बताया कि ये ऐसे यूनिट पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आपके बायट-सेविट्स लॉ में एक मैग्नेटिक कांस्टेंट आया कैपिटल के म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसने भी बताया कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंडेंसी नहीं कर रहा, कुछ डिपेंडेंसीज उसने हमें बताई। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन ली जाए, या तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो कि भाई इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, यूनिवर्सल है, तो कुछ ऐसा बोलता वहां पे, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने बोला ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए, और ये तीन टर्म्स पे डिपेंडेंसी कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। तो अगला पार्ट हमारा इस पे आता है कि हम इसकी डेरिवेशन के बारे में या इस एल के बारे में कोई फॉर्मूला डिराइव करें जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो लिखिए जरा अगला टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। Self inductance of a long solenoid. देखें, a solenoid is a long wire. A solenoid is a long wire closely wound in the form of a helix. या a solenoid is a wire, लिख लो, काट काट देना। A solenoid is a wire whose length is very large. A solenoid is a wire whose length is very large as compared to its radius of cross section. A solenoid is that whose length is very large as compared to its radius of cross section. The magnetic field at any point, the magnetic field at any point, the magnetic field at any point inside a solenoid is practically constant. The magnetic field inside a solenoid is practically constant. तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे क्या होता है बच्चे, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट रहेगी किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड। क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें पैरेलल होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनसाइड अ सोलेनॉइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। उसने कहा ये कांस्टेंट है। अब उसमें तो बहुत सारे टर्न्स हैं, कोई भी सोलेनॉइड है तो उसमें तो यार बहुत सारे टर्न्स हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बैटरी लगाई, स्ट्रेंथ ऑफ करंट लगाया, क्रियोस्टेट लगाया, एक की लगाया जिससे सर्किट को कंप्लीट किया और सर्किट को इनकम्प्लीट किया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट करेंगे वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और सोलेनॉइड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। और जैसे ही करंट को बंद कर दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वापस से कॉइल की तरह काम करेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, कि इसको इतना पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको इतना ज्यादा डिटेलिंग में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कि जरूरत क्या थी। मैग्नेटिक फील्ड के तो बहुत सारे सोर्सेस थे, तो सोलेनॉइड के बारे में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने पास आपको पता है वो है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम अपने हिसाब से या उसकी स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ करंट को इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जा सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को डिक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड कम की जा सकती है। दूसरा, आपके पास इसमें आप अपनी पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा, और जहां पे करंट क्लॉकवाइज होगा वो साउथ की तरह ट्रीट करेगा। यानी हम अपनी हिसाब से करंट की डायरेक्शन को चेंज करके वहां पे पोलैरिटी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट जैसे स्टील, इसकी जगह अगर यूज करा जाए तो क्या होता था, वो मैग्नेटाइज तो हो जाता है बट करंट बंद करने पे वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कहते हैं स्टील की रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन कोर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो अपने आप को मैग्नेटाइज तो कर लेता है
लेकिन पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाता है। तो दैट इज वाई कि हम ये कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और उसकी जो पोलैरिटी होती है परमानेंट मैग्नेट की वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी पोलैरिटी फिक्स्ड है, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ को भी मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो एक तो ये आया कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डाला जाता है, स्टील कोर क्यों नहीं यूज कर लिया जाता, क्योंकि स्टील कोर की रिटेंटिविटी आयरन कोर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, हाई होती है। तो पूरी तरह से मैग्नेटाइज तो वो भी हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंटिविटी। और परमानेंट मैग्नेट में क्या होंगी, आपकी जो पोलैरिटीज होंगी दैट शुड बी फिक्स्ड, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को कम ज्यादा करके भी आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने इसके बारे में पढ़ना चालू किया। तो ये हमारे पास आया। अब जब आपको पता है एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो कहाँ जा रही है, कॉइल के पैरेलल जा रही है, तो उसका एरिया वेक्टर, कॉइल तो ऐसे है ना बेटा, तो उसका एरिया वेक्टर भी उसी के अलोंग जा रहा है। तो फ्लक्स, एक टर्न में फ्लक्स कितना है पहले निकाल सकते हैं कि ये एक टर्न है मान लो, इस नंबर ऑफ टर्न में फ्लक्स कितना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ कॉइल क्या होगा बच्चे, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए, ठीक है। एक टर्न के लिए फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें। एन एज इट इज, बी की वैल्यू पुट कर दी बेटा जो हमने निकाली, म्यू नॉट एन आई एल ए। तो अपना फ्लक्स कितना आया बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए बाय एल। ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया इसको। लेकिन पर्पस यहाँ से भी कहाँ सॉल्व हुआ, बोला इससे आपका फ्लक्स ही तो निकाला, इससे मेरे पास एल के लिए तो कुछ भी नहीं आया, एल के लिए तो हमने कुछ भी नहीं निकाल पाया इसमें। जरा फटाफट से यहाँ तक राइट डाउन करें, मुझे स्लाइड चेंज करनी है। डन बच्चों। अब यहाँ से हमें पता चला कि बट आपका फ्लक्स जो है उसका एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कॉइल के रिस्पेक्ट में, एल आई। क्योंकि जैसे ही किसी सॉलोनॉइड में बैटरी कनेक्ट करेंगे, की कनेक्ट करेंगे, तभी तो वो सेल्फ इंडक्शन होगा उसमें, वो इंडक्शन होगा तो फ्लक्स एल आई के इक्वल भी होना चाहिए एज पर रूल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चला बेटा हमें, एल आई इसके इक्वल हुआ बेटा, वहां से क्या आया था, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए आई बाय एल। करंट से करंट कैंसिल, एल की वैल्यू क्या आई बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल। अब ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं बेटा, जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं कर रहे, किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो किसको बता रहा होगा, मीडियम की डिपेंडेंसी बता रहा होगा। कि जैसे ही इसमें कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे बच्चे,
मीडियम इंट्रोड्यूस करने के साथ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एन स्क्वेयर ए बाय एल। और आपको बेटा पता है म्यू आर किसके इक्वल होता है, म्यू बाय म्यू नॉट के। तो यहां से अपने पास एल का एक नया फॉर्मूला मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या आ गया बेटा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल। और ये म्यू आर क्या है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आएगा, जिसके कारण कोई भी आयरन कोर या कुछ भी हम इंसर्ट करते हैं सोलेनॉइड में तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड एल के कारण इंक्रीज हो जाती है। एल इंक्रीज हो जाएगा, एल जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना उसका स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात उसने बता दी। नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, स्क्वायर पे। अभी तक हमें ये नहीं पता था, ये पता था कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अब ये पता चला कि नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे। यानी अगर 3 टर्न्स बढ़ाएंगे तो एल की वैल्यू 9 टाइम्स हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डायरेक्टली डिपेंडेंसी और लेंथ पे इनवर्सली डिपेंडेंसी। अब इसको फर्दर और क्या लिखा जा सकता है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, इसको एन स्क्वायर, एल था ए था, इसको बेटा एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ये स्मॉल एन किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्मॉल एन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्मूला एल के लिए ये भी हो गया, किसके रिस्पेक्ट में आ गया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये मीडियम की बात कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हमने पढ़े उसके बारे में इसने हमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोर्शन को उसके हिसाब से लेके चलना है। जरा फटाफट से राइट डाउन करें। समझ आया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट लिखें म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच म्यूचुअल इंडक्शन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है आपका ट्रांसफार्मर का। इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे दो डिवाइसेज हैं इस चैप्टर के अंदर EMIC में, एक हमारा AC जनरेटर है और एक ट्रांसफार्मर है। तो AC जनरेटर का जो प्रिंसिपल है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने ओरिएंटेशन वाले पार्ट से किया। वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तक वो जो प्रिंसिपल डिवाइस कर जो काम करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक डिवाइस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो बना वो इसी का एप्लीकेशन था, मतलब बेसिकली बोले तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता था, इसी प्रिंसिपल पे काम करता था ट्रांसफार्मर, जिसका प्रिंसिपल क्या नाम है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे उसे डिटेल में बढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद वहां पे मैं उसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्शन लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। तो इससे अपने को ये पता चला कि इसमें कम से कम कितनी कॉइल्स होनी चाहिए, दो। तो एक कॉइल को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी, और एक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। एक क्या बोला जाता है, प्राइमरी, और एक क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, जिसमें सेल करंट होता है, जिसमें आप बैटरी लगाते हो ना, जिसमें आप बैटरी लगाते हो वो प्राइमरी कॉइल हो जाता है, और जिसमें करंट इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी कॉइल हो जाता है। यानी अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी, सेकेंडरी में। अगर सेकेंडरी में सेल लगा दिया तो किस में चेंज होगी, प्राइमरी में। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी कैसे जज करोगे, जिसमें आपने सोर्स लगाया, जो आप कोई भी सोर्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ बैटरी, यू आर यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, कुछ भी आप जो यूज कर रहे हो उसे पोटेंशियल देने के लिए, बैटरी में करंट को प्रोड्यूस करने के लिए
वो आपके पास सेल करंट हो गया। और सेल करंट जिसमें आप फ्लो करवाते हैं वो कॉइल आपके पास कौन सा हो गया, प्राइमरी। और जिसमें सेकेंडरी, जिसमें आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो डिफ्लेक्शन को देखने के लिए, यानी जिसमें करंट इंड्यूस होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो दो कॉइल्स हैं अपने पास, प्रोसेस नेम है म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा ये इस ईएमआई चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स आपके पास, कभी कभार इसमें 3 मार्कर न्यूमेरिकल अटैच कर देता है, कभी इसकी डेरिवेशन भी डायरेक्टली पूछ लेता है, और कभी कभार इसमें थोड़े से चेंजेस कर देता है। जैसे इसमें एक डेरिवेशन कराएंगे सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए किया आपने, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ना है। तो उसमें कभी कभार कॉइल की चेंज कर देते हैं पोजीशन, जैसे सोलेनॉइड ना बोल के उसमें सर्कुलर कॉइल लगा देते हैं। तो सर्कुलर कॉइल लगाने से या सोलेनॉइड लगाने से सिर्फ क्या ध्यान रखना है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के सेंटर पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो वो भी तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो जो वैल्यू आपने म्यू नॉट एन आई डाला था, उसकी जगह आप क्या डाल देंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर डाल देंगे, और वहां से नया फॉर्मूला आ जाएगा। मेथड विल रिमेन सेम। तो अपने पास ना दो कॉइल ले लेंगे, एक मान लीजिए ये कॉइल है, एक सेल लगाया, एक की लगाया, ठीक है। और एक दूसरा कॉइल आपने ले लिया, इसमें आपने क्या लगा दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी हो गया बेटा, दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी। अब ये की को रिलीज करा और प्रेस किया, तो वही सेम प्रोसेस चलेगा बेटा। प्रेस करेंगे तो एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा, टेक टाइम टू मैक्सिमम। और जब तक मैक्सिमम नहीं होगा तब तक स्ट्रेंथ ऑफ करंट टाइम के साथ चेंज होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही जब इसे रिलीज करेंगे फिर से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज होगा, तो फ्लक्स क्या करेगा बच्चे, चेंज होगा टाइम के साथ, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है। और किस में करंट इंड्यूस हो रहा होगा, इसके अंदर। और गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीजिंग है या स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिक्रीजिंग है, उस रिस्पेक्ट से आपका गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि ये तो क्या है, एक डिफ्लेक्शन मेथड ही तो बताता है। ये तो क्या करता है, डिफ्लेक्शन बता देता है, जिस तरफ डिफ्लेक्शन होगी आपको ये बता देगा आपका करंट वहां फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम बेटा आई के साथ। अब यहाँ बस प्रोपोर्शनलिटी का हटा के हम एम लगा देते हैं। एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट्स इट। ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बच्चे, डी बाई डी टी एज इट इज बच्चे। पाई की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, एम आई। तो यार E की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम डी आई बाय डी टी। वहां पे फॉर्मूला क्या था बेटा, इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो याद रखने का तरीका क्या है, आपको याद रखना है जब दो कॉइल्स की बात कर रहा होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, और सिंगल कॉइल की बात कर रहा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। एक बात और याद रखना है यहाँ पे इसकी यूनिट की, डी आई बाई डी टी आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना बेटा, एम्पियर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में ये दे रखा होगा, जो ये बता रहा होगा कि आपका करंट जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, एम्पियर सेकेंड इनवर्स। और ये एम को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा। और क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा यूनिट बेटा अपने पास वही रहेगी, हेनरी। ठीक है, कैपिटल एच। डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे उसी से निकल जाएगा, एम क्या है, फ्लक्स बाय आई। तो जो एल का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है, क्वांटिटी दोनों ही स्केलर हैं। ठीक है, वो नेचर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इन सब बातों पे डिपेंड करती है, वो सब चीजें वही सेम की सेम आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जरा डेफिनेशन पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ये राइट डाउन करना लिखना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच ईच अपोजेस any change each opposes any change in the strength of current. each change each opposes any change in the strength of the current. It is the property of two coils due to which each opposes any change in the strength of current flowing through the other
each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an opposing EMF. By developing an opposing EMF. Opposing EMF. It is the property of two coils due to which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an opposing EMF. यानी एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अपोज करते हैं. कैसे अपोज करेंगे, ईएमएफ को डेवलप करके. ईएमएफ जब डेवलप हो जाएगा तो वो उसको क्या करना चालू कर देगा, अपोज करना चालू कर देगा. और जब ईएमएफ इंड्यूस होगी और सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी मेथड को क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ठीक है, और जरा फटाफट से ये वाला पार्ट राइट डाउन कर लो. फिर नेक्स्ट में मेरे पास बस एक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड. ये करवा के काम को खत्म कर देना. और कल 7:30 किसी की क्लास है, तेरी होती है मैथ्स की. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ना आपकी संडे को होगी. संडे को इसके न्यूमेरिकल्स होंगे ईएमआई के. तो एक सिर्फ टॉपिक छोटा सा रह जाएगा क्योंकि सैटरडे आप लोग इससे राखी की छुट्टी हो जाएगी. तो फिर संडे को आपके पास कल वाली क्लास के अंदर या संडे में हार्डली 15 मिनट्स का टॉपिक वो है, वो 15 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा. तो संडे वाली क्लास के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं. तो उससे पहले ये दोनों तीनों क्लासेस आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए. और कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, उस दिन ये न्यूमेरिकल्स करके खत्म कर देंगे. फिर नेक्स्ट वीक हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है.